हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7th में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 10 पे एंड दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये सबसे पहला क्वेश्चन है। समटाइम्स व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज एंड एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी में नॉर्मली जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, तभी होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना तो ऑक्सीजन जो है, जैसे हम बहुत दौड़ रहे हैं तो हमको बराबर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और जब बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो बॉडी में यानी कि जो मसल सेल है उसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होने लगता है, जिसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन जब भी होगा तो उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसमें जो रिजल्ट होगा वो होगा लैक्टिक एसिड ओनली, यानी कि लैक्टिक एसिड बनता है और उसके साथ साथ एनर्जी भी बनता है, एनर्जी भी लिबरेट होता है, और यही एनर्जी यूज होती रहती है और हम हैवी एक्सरसाइज करते रहते हैं। लेकिन यही जो लैक्टिक एसिड है ये पार्शियल डाइजेशन हुआ ग्लूकोज का, तो पार्शियली जो ये लैक्टिक एसिड है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प भी होते हैं। बट फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैक्टिक एसिड only. Okay. Question number 2. Yeast is used in wine and beer industries because it respires. देखो yeast क्या है? It is a fungi. ठीक है, और फंजाई जो है वो एनएरोबिकली रेस्पायर करता है, एंड वो क्या यील्ड करता है? एक तो एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ये यील्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? एनएरोबिकली, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, एल्कोहल प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही लिखा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमेशा सी ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका ईस्ट जो है वो यूज ही इसलिए होता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज ही इसलिए होता है क्योंकि वो एल्कोहल बना पाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल बना पाता है, इसी वजह से हम इसको, कार्बन डाइऑक्साइड तो और भी बहुत सारी चीजें यूज बना मतलब से बनती हैं, लेकिन ईस्ट के थ्रू ये एल्कोहल बन रहा है, इस वजह से इसका आंसर जो है ये होगा सी। 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप वो चीज करके देखो, एक्सेल कर रहे हो, अगर हम एक्सेल करेंगे तो हमेशा हमारा बॉडी जो है यानी कि जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा और पीछे की तरफ जाएगा, डाउन एंड इनवर्ड्स। ठीक है, नीचे और नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि डाउन एंड इनवर्ड्स। लेकिन जब हम इनहेल करेंगे तो अप एंड आउटवर्ड, हमारा जो है ये अप एंड आउटवर्ड ये इनहेलेशन के टाइम पे होगा, लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम पे डाउन एंड इनवर्ड होगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे डाउन एंड इनवर्ड। ठीक है, तो 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है? देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में काम दोनों में एक ही होता है, लेकिन रेस्पिरेशन हो किस लिए रहा है? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि वहां पे खाना को हमें इस तरीके से उसको डाइजेस्ट करना है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, जैसे हमने एनएरोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा। ब्रीदिंग में सिंपल काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी रेस्पिरेशन का काम है। ओके, सो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. Fish breathe with the help of gills which are richly supplied with blood vessels. The gills help the fish to take in oxygen from the air, take in oxygen dissolved in water, absorb nutrients present in water and release waste substance in water. देखो, जो फिशेज होती हैं दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ले पाए, तो उनके पास ना फिशेस के पास गिल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो फिशेस होती हैं उनके पास गिल्स प्रेजेंट होती है, और ये गिल्स का क्या काम होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। तो यहाँ पे इनकी जो गिल्स होती है उनमें बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, और उन फिलामेंट्स में बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, और इन्हीं ब्लड वेसल्स में जब वो माउथ से एंटर करता है वाटर और इस गिल्स के ऊपर से फ्लो करता है, तो ये जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन को उसमें से ले लेती है, डिजोल्व ऑक्सीजन को इन कर लेती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिफ्यूजन के थ्रू बाहर कर देती है। इस तरीके से जो है डिजोल्व ऑक्सीजन फिशेस लेती हैं, ये दे हैव दैट एडेप्टेबिलिटी ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज द करेक्ट आंसर।
Question number 6. Earthworms and frogs breathe through their skin, because of which skin of both the organism is moist and rough, dry and rough, dry and slimy, and moist and slimy. तो अर्थवर्म और फ्रॉग जब दोनों ही स्किन से रेस्पायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी जो स्किन होगी वो काफी गीली सी होगी और चिपचिपी होगी, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं मॉइस्ट एंड स्लाइमी। आप इसको कभी अगर आप देखो उसको तो भी समझ में आ जाएगा, या टच करके देखो तो भी आपको समझ में आएगा, काफी मॉइस्ट और से चिपचिपी सी इनकी स्किन होती है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए आप स्नेक का आप टच करके देखो तो स्नेक की जो स्किन होती है वो काफी ड्राई होती है। ये स्नेक की स्किन है, ड्राई एंड रफ, काफी ड्राई होती है, काफी रफ होती है, क्योंकि स्नेक के पास लंग्स पाए जाते हैं और उन लंग्स से वो अपना रेस्पिरेशन होता है, उसमें उनको जरूरत नहीं है उनकी जो स्किन है उसको मॉइस्ट रखने की या स्लाइमी रखने की, ठीक है। इसलिए 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स. ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज आउटसाइड द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ट्रू, बॉडी के सेल के बाहर होता है। सेकेंड, फ्रॉग्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज थ्रू लंग्स. यस, स्किन के थ्रू भी, अब स्किन को हम क्या कहते हैं, क्यूटेन कहते हैं, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। आप ये बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। जो फ्रॉग्स होते हैं वो दोनों टाइप के रेस्पिरेशन करती है, एक तो स्किन के थ्रू भी और दूसरा लंग्स के थ्रू भी। लंग्स को हम कहते हैं पल्मोनरी, क्या कहते हैं, पल्मोनरी। तो यानी कि जो आपके फ्रॉग्स हैं वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन दोनों ही करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स हैव स्पारिकल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी. जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनके स्पारिकल्स, जैसे मान लीजिए ये इंसेक्ट है तो इसके साइड में, आपको मैं लग रहा होगा ऊपर, लेकिन वो साइड में स्पारिकल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो स्पारिकल्स होते हैं ना अंदर की तरफ बहुत ही फाइन नेटवर्क होता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पारिकल्स बाहर की तरफ जो आपको होल दिख रहा है ना उसको हम स्पारिकल्स कहते हैं। वो जो इंसेक्ट्स है उनके साइड में प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस पे नहीं। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल्ड एयर हैज मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर. ये आपको मैंने जब आपने एनसीईआरटी समझाया था तब उस टाइम पे बताया था कि यस, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है बट स्टिल हमारा बॉडी जो है वो ऑक्सीजन को लेने के लिए केपेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से एक्सेल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ प्लांट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम दी. ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, फ्रॉम दी एयर, एयर से लेते हैं। ट्रैप्ड बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल में जो एयर ट्रैप्ड होता है ना उधर से ऑक्सीजन लेती हैं रूट्स, ठीक है, प्लांट के रूट्स। नेक्स्ट है डायफ्राम फॉर्म्स दी. डायफ्राम जो, जब आप ये चेस्ट कैविटीज के बारे में पढ़ोगे, जब ये रेस्पिरेशन के बारे में, तो आप देखोगे कि मान लीजिए ये आपका ये लंग्स वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ नीचे की तरफ ना ऐसे ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम क्या, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लीव्स. लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, अगेन ये कई चैप्टर्स में रिपीट हो चुका है, स्टोमेटा के जरिए होता है। कॉकरोचेस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर ट्यूब्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रैकी, क्या कहते हैं, ट्रैकी, ओके। Next question, pick the odd one out from each of the groups given below on the basis of respiratory organ. Give reason for your answer. यहाँ पे पहला है आपका कॉकरोच, ग्रासहॉपर, स्नेक, स्नेल और एंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉकरोचेस हैं या जो ग्रासहॉपर है या जो एंट है, ठीक है, ये तीनों ही जो है वो रेस्पायर करते हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकी से रेस्पायर करते हैं। कॉकरोच हो गए, ग्रासहॉपर हो गए, एंड तीनों ही इंसेक्ट्स है तो तीनों ही ट्रैकी से करेंगे। लेकिन जो स्नेल्स हैं वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, इसलिए ये ऑड वन आउट है, ये गिल्स से कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो है वो ट्रैकी से कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, लिजर्ड, काउ, अर्थवर्म एंड स्नेक. स्नेक हो गए, काउ हो गए और लिजर्ड, ये तीनों ही, इन तीनों के पास लंग्स होता है तो वो लंग से रेस्पायर करते हैं। लेकिन जो अर्थवर्म होता है वो अपने स्किन से रेस्पायर करता है। किससे करता है, स्किन से रेस्पायर करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल, वेल, डॉल्फिन एंड फिश. क्रोकोडाइल, वेल और डॉल्फिन ये तीनों ही लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, लेकिन फिशेस जो है वो आपको पता ही है ऑलरेडी, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। अब देखने में ऐसा लगता है कि वेल और डॉल्फिन भी फिशेस है, बट दे आर नॉट फिशेस, ये मैमल्स होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है लेकिन वेल और डॉल्फिन मैमल ही है। तो इन तीनों के पास लंग्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, स्नेक, टैडपोल, क्रो एंड गोट. स्नेक हो गया, क्रो हो गया और गोट, ये तीनों ही आपके लंग से रेस्पायर करते हैं।
टैडपोल जो है वो गिल से रेस्पायर करता है। ये टैडपोल होता क्या है, जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग जब अंडे देता है, ठीक है, वो अंडे जो है, वो एग्स जो है, वो किसमें सबसे पहले वो लार्वा में कन्वर्ट होता है। ये जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और ये लार्वा का नाम होता है टैडपोल। फिर इस टैडपोल में बहुत सारे, मतलब इस टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होता है, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसके बाद ये टैडपोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में, ठीक है। तो ये जो टैडपोल है, एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये भी है कि ये, पहली बात तो ये हर्बीवोरस होता है टैडपोल, इसके पास पूंछ होती है, ये स्विम करता है पानी में और ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। और भी बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक है, बट मेन यही है। तो फ्रॉग का जो लार्वा है दैट इज द टैडपोल लार्वा, जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस प्रेजेंट इन एयर इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के टाइम पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एनर्जी अच्छे से रिलीज होगी। यानी कि यहाँ पे आप एक रिएक्शन लिख सकते हो, ग्लूकोज यानी जो हमने खाना खाया उसके साथ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एक तो, दूसरा बनेगा वाटर बनेगा, और तीसरा जो है एनर्जी रिलीज होगी। ये हमारा जो है एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन एन एवरेज an adult human being at rest breathes 15 to 18 times per minute. The breathing rate, however, may differ under different condition. Arrange the following activities given in the box in order of increasing breathing rate. ठीक है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होना चाहिए लास्ट में, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो, सबसे आप आराम से एकदम हो स्लीपिंग के टाइम पे, ये सबसे पहला होगा, ठीक है। स्लीपिंग सबसे, मतलब यहाँ पे ब्रीदिंग रेट अच्छा खासा होगा, ठीक है, अच्छा खासा मतलब नॉर्मल होगा। फिर उसके बाद ब्रीदिंग रेट हल्का से बढ़ जाएगा जब आप टीवी देखना शुरू कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत इधर उधर चलोगे, बैठोगे, अपना डायरेक्शन चेंज करोगे। उसके बाद आप हल्का से चलने लगे, ब्रिस्क वॉक, थोड़ा सा और आपको आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। साइकिलिंग करने लगे और ज्यादा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रीदिंग रेट है। Question number 12. On a very cold morning, Bujo and Paheli were talking to each other as they walked down to their school. They observed that the air coming out of their mouth looked like a smoke, white smoke जैसा दिखता है. So they were amused and wondered how it happened. Help them find the answer. तो देखिए, जब भी हम ठंडी के टाइम पे ऐसे बात कर रहे होते हैं, व्हाइट स्मोक आता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम जो ब्रीद कर रहे होते हैं ना, वो ब्रीदिंग के टाइम पे क्या होता है, हाँ, वो ब्रीदिंग के टाइम पे जो ये वार्म और जो मॉइस्ट एयर है उसको हम एक्सेल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जैसे हम उसको बाहर छोड़ते हैं ना, वो कंडेंस हो जाता है इनटू द मिस्ट, और मिस्ट में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें फील होता है कि वो, मतलब फील नहीं होता है, वो ऐसा दिखता ही है व्हाइट स्मोक जैसा। तो इसी मिस्ट की वजह से, ओके, मतलब कंडेंसेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whenever we feel drowsy or sleepy we start yawning. Does yawning help us in any way? देखो, जब भी हम ड्राउजी या स्लीपी फील करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं, हम यॉर्निंग करते हैं। यॉर्निंग में हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ग्रैब करते हैं, लंग्स में भरते हैं, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव करता है और हमें अवेक रखता है, ठीक है। Now, question number 14. Insects and leaves of a plant have pores through which they exchange gases with the atmosphere. Can you write 2 points of differences between these pores with respect to their position, number and extension? देखो, सबसे पहली बात, जो इंसेक्ट होता है, डिफरेंस सीधे बता रही हूँ, जो डिफरेंस होता है, ये इंसेक्ट है और ये लीव्स है, ठीक है। लीव्स का जो अंडर सरफेस, लीव्स को पीछे की तरफ पलटोगे वहां पे आपको स्टोमेटा मिलेगा। इंसेक्ट्स के साइड में आपके स्पैरिकल्स होते हैं, पहला डिफरेंस, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से। दूसरा डिफरेंस इसमें क्या होता है, दूसरा डिफरेंस ये होता है, जो स्पैरिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम नंबर, अगर कंपैरिजन करोगे इसको स्टोमेटा से, तो इनका नंबर काफी कम होता है, ठीक है। नंबर जो है इसमें कम होता है, इसका नंबर जो है वो ज्यादा होता है। तो नंबर के बेसिस पे दूसरा डिफरेंस। तीसरा, एक्सटेंशन के बेसिस पे, जब आप इस स्पैरिकल को अंदर से देखोगे ना, जब इसकी एनाटॉमी किसी भी इंसेक्ट की देखोगे, तो आपका स्पैरिकल में अंदर बहुत ही नेटवर्क, फाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन स्टोमेटा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। स्टोमेटा सिंपल एक पोर होता है जिसके साइड में गार्ड सेल्स होते हैं। सो दीज आर द 3 डिफरेंसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विद दिस हमारी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।